तो दोस्तों, इस पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह महाराज के दरबार में षड्यंत्र का भेद खुला। रघुवर सिंह और उसके साथी किस तरह राज्य के खिलाफ चाल बुन रहे थे। शक्ति सिंह की बहादुरी और महाराज का क्रोध सबके सामने साफ दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद जब गद्दारों को पकड़ने की कोशिश हुई, तो चोर रात के अंधेरे में सबको चकमा देकर भाग निकला। सिपाहियों ने उसे ढूंढने के लिए शमशान तक छान मारा, लेकिन वहां बस एक मुर्दा पड़ा मिला। हारकर सब लौट गए और शमशान की वीरानियों में सन्नाटा छा गया। तो अब सुनिए आगे की कहानी। शक्ति सिंह अंधेरे रास्ते से आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई, जिसकी छत से धुआं उठ रहा था। थके कदमों से वो वहां पहुंचा और धीरे से पुकारा, अंदर कौन है? झोपड़ी का दरवाजा चरमराया और एक दुबली पतली बुजुर्ग औरत बाहर आई। उसकी झुकी कमर, कांपते हाथ और झुर्रियों भरे चेहरे पर भी दया की झलक थी। शक्ति सिंह ने करुण स्वर में कहा, माई, मैं मुसाफिर हूं, 2 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बुढ़िया ने एक क्षण उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे उसकी थकान और आंखों में छुपे दर्द को पढ़ रही हो। फिर बोली, आओ बेटा, भीतर आ जाओ। अंदर एक धुंधली सी रोशनी थी। मिट्टी के चूल्हे पर कुछ दाल उबल रही थी। उसने शक्ति सिंह को खाट पर बिठाया और थाली में जो थोड़ी सी रोटी और दाल थी सामने रख दी। भूख से बेहाल शक्ति सिंह ने सब खा लिया और राहत की सांस ली। बुढ़िया ने स्नेह से उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? शक्ति सिंह ने बिना झिझके जवाब दिया, माई, मेरा घर बहुत दूर है। मैं काम की तलाश में इस नगर में आया हूं, पर कोई मुझे अपना नौकर बनाने को तैयार नहीं। जब किस्मत रूठ जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यहां अगर मुझे बस सिर टिकाने की जगह मिल जाए तो मेरी आधी मुसीबत कम हो जाए। मगर बताइए, मौर्य के बेटे को कौन जगह देगा? ये कहते हुए उसकी आवाज थमसी गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी चतुराई झलक रही थी। लोगों को अपने शब्दों में उलझा लेना उसके लिए बच्चों का खेल था। बुढ़िया ने जब शक्ति सिंह की दुख भरी बात सुनी तो उसका मन तुरंत पिघल गया। वो जल्दी से बोली, बेटा, इसकी चिंता मत कर। यह झोपड़ी अब तुम्हारा घर है। यहां तुम जहां चाहो बैठो, जहां चाहो सो जाओ। यहां तुम्हें कोई पराया न समझेगा। ये सुनते ही शक्ति सिंह के चेहरे पर राहत की झलक उभर आई। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान और डर अचानक आधा हो गया हो। धीरे धीरे उसने बुढ़िया से ऐसे घुल मिलकर बातें की कि जो भी देखता यही सोचता कि ये तो सगी माँ बेटा है। बुढ़िया भी उस अनजान पराये यात्री के लिए वैसे ही ममता लुटा रही थी जैसे अपने बच्चे पर लुटाती। कुछ देर बाद थकावट से भोजिल हुई आंखें मलते हुए शक्ति सिंह ने कहा, माई, अब आंखें भारी हो रही हैं, जरा सो जाऊं? बुढ़िया ने स्नेह से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, सो जाओ। नींद आ रही है तो मन को आराम देना ही चाहिए। उसने तुरंत पुरानी खटिया पर चादर बिछाई और बड़े प्यार से उसे लेटने को कहा। शक्ति सिंह, जिसने अब तक केवल धोखा और संदेह देखा था, पहली बार इतनी सहज दया पाकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, इस मासूम स्त्री पर सदा अपने कृपा बनाए रखना। और धीरे धीरे नींद की गोद में समा गया। इधर जब सैनिक शमशान लौटे और लाश के स्थान पर कुछ ना पाया तो सबके चेहरे उतर गए। हार मानकर वे सीधे मंत्री के महल पहुंचे। पहरेदार को उन्होंने अपना समाचार दिया और आदेश मिलते ही मंत्री के सामने जा खड़े हुए। सबने झुककर प्रणाम किया। फिर मंत्री ने कठोर स्वर में प्रश्न किया, कहो, चोर पकड़ा गया या नहीं? सैनिकों का मुखिया हिचकिचाता हुआ बोला, हुजूर, शमशान में तो कोई भी नहीं था। मंत्री की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसकी आवाज अचानक तीखी हो उठी, क्या वहां कोई नहीं था? यह कैसे संभव है? मुखिया ने सिर झुकाकर गंभीर स्वर में कहा, हाँ हुजूर, शमशान पर हमें बस 2 मुर्दे पड़े मिले। मैंने खुद उन्हें उलट पलट कर देखा कि कहीं उनमें से कोई प्राणी तो नहीं छिपा, पर वे सचमुच निर्जीव शव ही थे। उसके अलावा हमने पूरी भूमि को छान मारा, एक एक कोना टटोला, जरा भी जगह खाली नहीं छोड़ी, लेकिन चोर की तो परछाई तक नजर नहीं आई। ये सुनते ही मंत्री क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपना आसन छोड़कर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, तो क्या यह संभव है कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी झूठी निकले? आज तक उनकी कही एक भी बात असत्य नहीं हुई। मंत्री की आंखें शक और क्रोध से लाल हो गईं।
फिर उसने मुखिया को घूरते हुए पूछा, कहीं तुमने ढूंढने में लापरवाही तो नहीं बरती, कुछ छूट तो नहीं गया? मुखिया तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बोला, नहीं हुजूर, हमने तन मन से खोज की, कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री ने गहरी सांस खींचकर हाथ झटकते हुए कहा, ठीक है, अब तुम लोग जाओ, अपना काम करो। आदेश पाकर सिपाही वहां से विदा हो गए। मंत्री का मन अब बेचैनी से धड़क रहा था। वो सीधे महल की ओर बढ़ा। पहरेदार ने महाराज को मंत्री के आने का समाचार दिया। संकेत पाते ही मंत्री भीतर गया और राजगद्दी के समीप आकर आदरपूर्वक बैठ गया। कुछ क्षण मौन के बाद महाराज ने गहरी निगाहों से देखते हुए प्रश्न किया, मंत्री जी, क्या चोर पकड़ा गया? मंत्री ने अपने स्वर को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में रूखापन झलक ही गया। महाराज, सिपाहियों ने पूरा शमशान छान मारा, पर चोर का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनते ही महाराज का चेहरा तमतमा उठा। उनकी भौहें तन गई और वे अचानक आसन से खड़े हो गए। गूंजती आवाज में उन्होंने कहा, आज तक ज्योतिषी की कोई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? फिर कुछ क्षण ठहरकर अपनी आंखें मूंदते हुए धीरे धीरे गुस्से को दबाया और पुनः आसन पर बैठ गए। लेकिन उनके भीतर का संदेह और व्याकुलता अब और भी गहरी हो चुकी थी। महाराज के आसन पर बैठते ही मंत्री ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, अन्नदाता, यही बात मेरे मन में भी उठ रही है। ज्योतिषी की कही बात आज तक कभी व्यर्थ नहीं गई। आपके आदेश का अक्षरशः पालन हुआ है और कहीं कोई चूक नहीं हुई। मंत्री की गंभीर वाणी सुनकर महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, तो ठीक है, ज्योतिषी को यहीं बुलाओ। आज्ञा मिलते ही दौड़ता हुआ सेवक गया और कुछ ही देर में श्वेत दाढ़ी वाला ज्योतिषी कांपते हाथों में लाठी टेकता हुआ राज दरबार में आ पहुंचा। महाराज ने उसे आदरपूर्वक आसन पर बिठाया और नम्र स्वर में पूछा, ब्राह्मण देवता, सच सच बताइए, इस समय चोर कहाँ है? ज्योतिषी ने अपनी थैली से पोथी पत्र निकाले, मंत्र बुदबुदाते हुए चमकीली रमल की बटखरियां जमीन पर फेंकी और कुछ देर आंखें मूंदकर गणना करने के बाद दृढ़ स्वर में बोला, राजन, चोर इस समय किसी अंधेरी गुफा या जंगल में नहीं, बल्कि शमशान से थोड़ी ही दूरी पर एक बुजुर्ग स्त्री की झोपड़ी में गहरी नींद सो रहा है। वही झोपड़ी जिसमें अकेली बूढ़ी मां रहती है। दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें महाराज पर टिक गईं। महाराज ने तुरंत निर्णय सुनाते हुए कहा, मंत्रीवर, अब और विलंब ना हो। आप स्वयं सिपाहियों के साथ वहां जाएं और चोर को जीवित पकड़े लाएं। मंत्री ने झुककर कहा, जो आज्ञा। महाराज से विदा लेकर वे सीधे अपने महल पहुंचे और वहां पहुंचते ही सिपाहियों को बुलवाकर कड़क आवाज में आदेश दिया, तुरंत तैयार हो जाओ, अपने अपने घोड़े काठी बांधकर सामने लाओ, हमें चोर को पकड़ना है। इतना कहकर वे भीतर चले गए। तभी पुष्प वाटिका से आती मंद सुगंध के बीच उनकी पत्नी शर्मिष्ठा देवी हल्के पीले वस्त्रों में, माथे पर सिंदूर की चमक लिए चिंता भरे कदमों से उनके सामने आ खड़ी हुईं। उनकी आंखों में प्रश्न था और होठों से निकला, स्वामी, आप इस समय कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज ने स्वयं आदेश दिया है कि चोर को मैं ही पकड़ूं, उसी कार्य पर जा रहा हूं। शर्मिष्ठा ने अपने पति की आंखों में गहराई से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या सचमुच उस चोर का कोई ठिकाना मालूम है? मंत्री ने गंभीरता से सिर हिलाया, हाँ, ज्योतिषी ने बताया है, वो शमशान के पास एक बुढ़िया की झोपड़ी में गहरी नींद सो रहा है। शर्मिष्ठा की आंखों में संशय झलक उठा और उसने चिंतित होकर कहा, लेकिन स्वामी, पिछली बार भी ज्योतिषी ने यही कहा था और चोर हाँक नहीं आया, कहीं इस बार भी कुछ गलत न हो। मंत्री ने उसकी ओर आश्वस्ति भरी दृष्टि से देखा और बोले, इस बार चूक नहीं होगी देवी, आज स्वयं मैं उस चोर को पकड़ने जा रहा हूं। दोनों के बीच ये गहन संवाद चल ही रहा था कि तभी द्वार पर कदमों की आहट हुई। पहरेदार हाथ जोड़कर भीतर आया और बोला, हुजूर, सवारी तैयार है, घोड़े काठी बांधकर खड़े हैं और सिपाही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्री ने अपनी पत्नी को कोमल स्वर में भीतर जाने को कहा और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हो गए। सिपाहियों की टापों की गड़गड़ाहट और मशालों की रोशनी के बीच उनका दल शमशान की ओर निकल पड़ा। रात की नीरवता में केवल घोड़ों की सांसें और जंजीरों की खनक सुनाई दे रही थी। कुछ ही समय बाद वे शमशान के पास पहुंचे और चारों ओर झाड़ियों और टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच छिपी हुई झोपड़ी दिखाई दी। सिपाहियों ने धीरे धीरे घेरेबंदी की और मंत्री ने सावधानी से झोपड़ी का दरवाजा खोला। भीतर का दृश्य अप्रत्याशित था। एक दुबला पतला सांवला बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसके कांपते हाथ फूलों की मालाएं गूंथ रहे थे। वहीं बगल में मात्र 8 वर्ष की एक छोटी कन्या चटाई पर लेटी थी। उसके इर्द गिर्द भी रंग बिरंगे फूलों के ढेर बिखरे हुए थे।
अचानक झोपड़ी में सिपाहियों को देख बूढ़ा सकपकाकर उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर भय से कांप रहा था, आंखें डबडबा उठी और दोनों हाथ जोड़कर वो दयनीय स्वर में बोला, अन्नदाता, हमने कौन सा अपराध किया है? मैं तो रोज नियम से महारानी के लिए माला पहुंचाता हूं, आज तक कभी नागा नहीं किया। ये तो मेरा ही काम है और यही मेरा जीवन है, पर आज अचानक आप सब यहाँ क्यों? मंत्री ने बूढ़े की थरथराती आवाज को बीच में रोकते हुए कठोर स्वर में पूछा, सच सच बता, यहाँ कोई आदमी आया था? बूढ़े ने घबराकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में विनती छलक रही थी और बोला, नहीं मालिक, यहाँ कोई नहीं आया। मैं तो बस फूल गूंथता हूँ और यही बच्ची मेरे साथ रहती है। मंत्री ने उसकी आंखों को गौर से देखा, मानो झूठ पकड़ना चाह रहे हों, पर बूढ़े के चेहरे पर इतनी दीनता और असहायता थी कि उन्हें उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा। फिर भी शक मिटा नहीं, इसलिए उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। मशालें ऊंची उठी, तलवारों की चमक झोपड़ी की दीवारों पर लरज उठी और हर कोना खंगाल डाला गया, मगर वहां बूढ़े और उस नन्ही कन्या के अलावा कोई और न मिला। मंत्री मन ही मन खिन्न हुए, पर लाचार होकर दल के साथ महल की ओर लौट पड़े। महल के प्रांगण में पहुंचते ही उन्होंने सिपाहियों को विदा किया और सीधे राजकक्ष की ओर बढ़े, जहां महाराज राज सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मंत्री ने झुककर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, कहो मंत्रीवर, क्या चोर पकड़ में आया? मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, वहां कोई चोर नहीं था। उस घर में केवल एक बूढ़ा माली और एक छोटी कन्या रह रही हैं। वही माली रोज महारानी के लिए फूलों की मालाएं पहुंचाता है। वहां न कोई बुढ़िया है न कोई चोर। यह सुनते ही महाराज का चेहरा क्रोध और उपहास से भर गया। उन्होंने कहा, तो फिर लगता है ज्योतिषी का सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया है। अच्छा, अब तुम यही करो कि महल के चारों ओर चौकसी और कड़ा पहरा बैठाओ। चोर कहीं न कहीं आसपास ही है, उसे ढूंढ निकाला जाए। इतना कहकर उन्होंने उन्हें संकेत से विदा किया। मंत्री भारी मन से बाहर निकले, चारों तरफ प्रहरी तैनात किए, मशालें और दिए जलवाए ताकि महल का एक कोना भी अंधेरे में न बचे, और फिर रात के सन्नाटे में अपने महल की ओर लौट चले। रात गहराती चली गई और महल से लौटते समय मंत्री के मन में तरह तरह की आशंकाएं घिर आईं। रास्ते पर चलते हुए उन्होंने मन ही मन ठान लिया, नहीं, अब मैं ही 4-5 रातें स्वयं भेष बदलकर शहर की गलियों और चौक चौराहों पर निगरानी करूंगा। देखूंगा आखिर वो साहसी चोर किस चालाकी से महल में घुसता है। यदि इतने पहरे के बाद भी वो महाराज का मुकुट चुरा ले गया तो धिक्कार है मेरे मंत्रिपद पर, और महाराज का क्रोध तो अलग ही झेलना पड़ेगा। हो सकता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। ऐसे विचारों में डूबे हुए जब वे अपने महल पहुंचे तो देखा कि उनकी धर्मपत्नी शर्मिष्ठा देवी दियों की हल्की रोशनी में प्रतीक्षा कर रही थीं। पैरों की आहट सुनते ही वो तुरंत उठ खड़ी हुईं। तभी मंत्री भीतर आए, भारी मन से वस्त्र उतारे और कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं देखकर शर्मिष्ठा देवी ने धीरे से पूछा, क्या बात है? चोर पकड़ में नहीं आया? मंत्री ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं। यह सुनते ही शर्मिष्ठा ने दोबारा प्रश्न किया, तो क्या उस झोपड़ी का भेद खुला या नहीं? मंत्री ने थकी हुई आवाज में पूरा किस्सा सुनाया, कैसे बूढ़ा माली और वो नन्ही कन्या मिले, कैसे सब कुछ टटोलने के बाद भी कोई चोर नहीं मिला, और अंत में दृढ़ स्वर में बोले, अब मैं ही इस चोर को ढूंढ निकालूंगा। यह सुनकर शर्मिष्ठा ने आश्चर्य से कहा, आपको इतनी कठिनाई उठाने की क्या आवश्यकता है? आपके वफादार सेवक हैं, वे इस काम को कर सकते हैं। मंत्री ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, नहीं, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। अगर ये बात खुल गई तो पूरे नगर में खलबली मच जाएगी। लोग डर और अफवाहों में घिर जाएंगे, और सबसे बड़ा संकट ये कि महाराज की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। नहीं, ये कार्य गुप्त ही रहना चाहिए और मुझे ही इसे पूरा करना होगा। हाँ, एक बात और है जो तुम्हें अभी बतानी है। शर्मिष्ठा देवी ने अपने पति की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, कहो कौन सी बात बतानी है? मंत्री ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, तुम वचन दो कि इन बातों को किसी से मत कहना, यहां तक कि यह भी न बताना कि मैं किस समय घर से बाहर जाता हूं। यह सब गुप्त रहना चाहिए, वरना बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। इतना कहकर वो भोजन करके कुछ देर विश्राम को लेट गए। फिर अचानक उठकर बोले, प्रिय, अब मुझे निकलना ही होगा, देखना सावधानी से रहना। अच्छा, मेरी वेशभूषा ले आओ। यही कहकर वो पास वाले कमरे में चले गए। शर्मिष्ठा ने सिर हिलाया और बोली, अभी लाती हूं। तभी उनके कमरे में हल्के कदमों की आहट गूंजी और उनकी बेटी सुकन्या भीतर चली आई। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। उसने मासूमियत से पूछा, माताजी, मैंने सुना है हमारे राज्य में कोई बड़ा ही ताकतवर चोर आया है। लोग कहते हैं कि उसे पकड़ना असंभव है, क्या ये सच है? मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ बेटा, ये सच है।
तुम्हारे पिता भी आज रात उसी चोर को पकड़ने निकल रहे हैं। पर याद रखना, ये बात किसी से मत कहना। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो पूरे नगर में तेरे पिता की बदनामी होगी। लोग कहेंगे मंत्री के रहते एक चोर पकड़ में नहीं आता। ये राज है और राज ही रहना चाहिए। सुकन्या ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं माताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने मुंह से यह बात किसी से नहीं कहूंगी। तभी कमरे में धीमे धीमे कदमों की आहट गूंजी और मंत्री महोदय सामने आ खड़े हुए। सुकन्या ने तुरंत झुककर पिता को प्रणाम किया। मंत्री ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, ना तो चमकदार पोशाक, ना ही कोई आभूषण, बस एक सादी शेरवानी, माथे पर साफ सुथरी पगड़ी और कमर में हल्की सी पेटी बंधी हुई। ये वेश देखकर साफ समझा जा सकता था कि आज वे किसी गुप्त अभियान पर जा रहे हैं। उन्होंने पत्नी को समझाते हुए बाहर कदम रखा और दरवाजे पर खड़े सरदार को बुलाकर कहा, ध्यान रखना, महल की रक्षा में कोई चूक ना हो, चौगुना पहरा लगा दो, और आज रात तुम और जयंत मेरे फाटक पर खुद पहरा दोगे, और हां, तुरंत मेरा घोड़ा तैयार करवाओ। सरदार ने हाथ जोड़कर आदेश स्वीकार किया और दौड़कर चला गया। थोड़ी देर में एक सिपाही घोड़ा लेकर हाजिर हुआ और सलाम बजाकर एक और खड़ा हो गया। मंत्री ने घोड़े की लगाम थामी, आंखें आसमान की ओर उठाकर जैसे मन ही मन कोई संकल्प लिया, फिर सवार होकर अंधेरी राहों की ओर निकल पड़े। शक्ति सिंह चारपाई पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भीतर से बेचैनी ऐसे सिर उठा रही थी जैसे आग की लपटें किसी सूखी घास को निगल रही हों। वह उठ खड़ा हुआ और अंधेरे में अकेला सा शमशान की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी, हवा में सन्नाटा गूंज रहा था, बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। उसने रास्ते से ढेर सारे फूल खरीदे और सीधा उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, माई, अब ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, वरना मेरी और तुम्हारी दोनों की जान पर पन जाएगी। बुढ़िया थोड़ी कांपी, लेकिन फिर संयमित होकर बोली, बोल बेटा, जैसे तू कहेगा वैसा ही होगा। शक्ति सिंह ने झट से कहा, तुम यहां से दूर चली जाओ, कहीं छिप जाओ अभी इसी वक्त। और वह बुढ़िया बिना कुछ पूछे अंधेरे में उछल हो गई। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों के टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। शक्ति सिंह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया, कान तनकर जैसे शिकार पर निकले शिकारी का। उसने एक पल भी ना गवाए गठरी खोली और अपने चेहरे पर अलग अलग रंगों का लेप मलने लगा। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि जैसे कोई कलाकार आंख झपकते ही मूर्ति गढ़ दे। पल भर में उसका रूप एक झुर्रियों से भरे कांपते हुए बूढ़े जैसा हो गया। फिर उसने बड़ी चालाकी से लकड़ी की बनी एक पुतली को धोती पहनाकर चारपाई पर लिटा दिया, मानो वह खुद वहीं सो रहा हो। इसके बाद उसने हाथों में फूल उठाए और माला गूंथने का नाटक करने लगा। उसका हाव भाव इतना सहज और स्वाभाविक था कि कोई भी देखता तो यही समझता, ये तो कोई साधारण बुजुर्ग है जो फूलों की माला बना रहा है। तभी झोंपड़ी का दरवाजा जोर से खुला और भीतर मंत्री अपने सिपाहियों संग दाखिल हुए। तलवारों की झंकार, मशालों की रोशनी और कदमों की धमक से झोंपड़ी का वातावरण तनाव से भर गया। और वहीं उस अंधेरी रात में शुरू हुआ सवाल जवाब का खेल। एक तरफ मंत्री अपनी निगाहों से उसे परख रहे थे और दूसरी तरफ शक्ति सिंह अपनी बनावटी झुर्रियों और माला के पीछे असली पहचान छिपाकर जवाब देने लगा। मंत्री और उनके सिपाही जैसे ही झोंपड़ी से बाहर निकले और घोड़ों की टापें धीरे धीरे अंधेरे में दूर होती चली गईं, शक्ति सिंह खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बाहर झांका। सिपाही चारों ओर मशाले लेकर कोने कोने में तलाश कर रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, मानो शिकारी जाल तो बिछा गए थे, पर शिकार उनके सामने होते हुए भी बच निकला था। कुछ ही क्षणों में मैदान सन्नाटे में बदल गया। घुड़सवार हवा में धूल छोड़कर दूर जा चुके थे। तभी झोंपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और बुढ़िया भीतर आई। शक्ति सिंह ने उसे देखते ही नरम आवाज में कहा, माई, अभी थोड़ी देर पहले मंत्री यहां आए थे। सफर की थकान और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने ये झोंपड़ी देखी और ठहर गए। मैंने भी उनका आदर किया, जैसे कोई अतिथि आ जाए। इतना कहकर उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और बुढ़िया के सामने बढ़ा दी। वह चमकती अंगूठी देखते ही बुढ़िया की आंखें फैल गईं। उसने उसे उलट पलट कर देखा और बोली, बेटा, ये तो बहुत ही कीमती लगती है, इसे तुम ही रखो, तुम्हारे काम आएगी। लेकिन शक्ति सिंह ने उसकी हथेली में अंगूठी रखते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं माई, ये तुम्हारा हक है। तुमने मुझे अपने बेटे जैसा अपनाया है, अब ये तुम्हारी उंगली पर ही शोभा देगी।
ये कहकर उसने धीरे से अंगूठी बुढ़िया की उंगली में पहना दी। बुढ़िया का चेहरा खुशी से खेल उठा। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने कोई सवाल नहीं किया, न फूलों के ढेर के बारे में, न रात की हलचल के बारे में। जैसे उसे यकीन था कि उसका ये बेटा जो भी कर रहा है सही कर रहा है। तभी शक्ति सिंह चारपाई से उठकर अपने कपड़े पहनने लगा। बुढ़िया ने थोड़ी चिंता से पूछा, इस समय कहाँ जा रहे हो बेटा? शक्ति सिंह ने सहजता से उत्तर दिया, माई, दिन भर यहां बैठे बैठे मन भारी हो गया है, सोचा जरा शहर घूम आऊं और इसी बहाने ताजी हवा भी खा लूं। बुढ़िया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, ठीक है, जा, लेकिन जल्दी लौट आना। शक्ति सिंह ने जाते जाते बुढ़िया को आश्वासन दिया, हाँ माई, मैं जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन अगर देर हो जाए तो घबराना मत। ये कहकर उसने एक छोटी सी गठरी बगल में दबाई, हाथ में छड़ी उठाई और झोंपड़ी से बाहर निकला। बाहर का दृश्य किसी चित्रकला की भांति मन मोह लेने वाला था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आकाश पर लालिमा की परतें तैर रही थीं और परिंदे अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। क्षितिज की तरफ नजर उठाकर शक्ति सिंह ने गहरी सांस ली, मानो ये दृश्य उसके मन की बेचैनी को भी शांत कर रहा हो। और फिर वह कदम बढ़ाकर शहर की दिशा में चल पड़ा। उस समय दिन पूरी तरह ढलने में अभी लगभग 1.5 घंटा बाकी था और आकाश की सुनहरी आभा हर ओर बिखरी हुई थी। इसी बीच मंत्री के महल से ज्यादा दूर नहीं, बस 1 फरलांग की दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी कच्ची हवेली खड़ी थी। उसकी छत के खपरेल जगह जगह टूटे पड़े थे, दीवारों में दरारें और काई जमी थी, जिससे लगता था जैसे ये मकान किसी निर्धन का है। लेकिन पास जाकर देखने पर एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई दिया। उस घर की चौखट पर बैठी स्त्री के तन पर एक चमकदार नई साड़ी थी। वह चबूतरे पर बैठकर चक्की चला रही थी। उसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था, इसीलिए यह पहचानना कठिन था कि वह जवान है या वृद्धा। वह स्त्री धीरे धीरे झूमती हुई लय के साथ आटा पीस रही थी, मानो किसी गीत की ताल पर काम कर रही हो। तभी अचानक वहां घोड़ों की टापों की आहट गूंजी। मंत्री अपने सिपाहियों से अलग होकर अकेले उसी मकान पर आ पहुंचे। उन्होंने घोड़े को पास के पेड़ से बांधा, धीमे कदमों से चबूतरे के पास आए और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने यहां किसी अजनबी को देखा है? स्त्री ने घूंघट के भीतर से ही शांत आवाज में उत्तर दिया, हाँ, देखा है। मंत्री के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। दांत भींचते हुए उन्होंने कठोर आवाज में कहा, वह कैसा दिखता है? उसका ठीक ठीक वर्णन करो। स्त्री ने घूंघट के भीतर से कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, उस मनुष्य का रंग गोरा था, हाथ पांव मजबूत और चेहरा किसी वीर योद्धा की तरह चमक रहा था। उसने काली पोशाक पहन रखी थी, काले कपड़े से पूरा शरीर ढका था। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही उसने मुझे देखा, बिना कुछ कहे वह अचानक भाग गया। मंत्री की आंखों में चमक कौंधी, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, मानो ने कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। वे अधीर स्वर में बोले, किधर भागा वो? स्त्री ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया, उधर गया है। मंत्री ने झट से अगला प्रश्न दागा, उसे गए कितना समय हुआ? स्त्री बोली, अभी अभी, बस 5 मिनट पहले। ये सुनते ही मंत्री तेजी से घोड़े पर चढ़े और लगाम खींचकर उसी दिशा में दौड़ पड़े। परंतु घने रस्तों और सुनसान गलियों में बहुत देर तक भटकने के बाद भी उन्हें वे आदमी दिखाई नहीं दिया। थके और चिढ़े हुए मंत्री फिर उसी मकान पर लौट आए। चबूतरे पर बैठी स्त्री ने उन्हें देखते ही चिंतित स्वर में कहा, अरे, अभी अभी वो वापस इधर आया था, जल्दी कीजिए, मुझे लगता है कि आपसे 20-25 गज की दूरी पर ही वो छिपा होगा। मंत्री फिर घोड़े को दौड़ाते हुए उस दिशा में निकल पड़े और आधे घंटे की खोजबीन के बाद एक बार फिर निराश होकर वहीं लौट आए। इस बार जैसे ही मंत्री उतरे, स्त्री अचानक घबराकर खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मंत्री ने उसकी हालत देख हैरान होकर पूछा, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? स्त्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी आवाज रोने लगी, भाई, मैं तो डर गई हूं। जब आप उधर जाते हैं तो वो आदमी इधर आ जाता है और जब आप इधर लौटते हैं तो वो उधर भाग जाता है। ऐसा लगता है मानो वो आपके साथ आंख मिचौनी खेल रहा हो। स्त्री ने घबराई हुई आंखों से मंत्री को देखते हुए कहा, क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप कौन हैं और उस आदमी के पीछे क्यों पड़े हैं? मंत्री कुछ पल चुप रहे, फिर सोचा कि अब बात छिपाने का कोई अर्थ नहीं। गहरी सांस लेकर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुनो,
वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि महल का चोर है। मैं राजा का मंत्री हूं और उसे पकड़ने के लिए ही यहां आया हूं। ये सुनते ही स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, चोर! चोर का नाम सुनकर ही मेरा हृदय कांप जाता है। तभी तो वो इधर उधर छिपकर मंडरा रहा है। मंत्री ने कुछ झुंझलाकर पूछा, जब वो तुम्हारे सामने आया था तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अगर शोर भी मचा देती तो लोग आ जाते और वो भाग नहीं पाता। स्त्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, अन्नदाता, मुझे कैसे पता चलता कि वो चोर है? और मान भी लीजिए मुझे मालूम हो जाता तो भी क्या मैं एक निडर जवान को अपने वश में कर सकती? स्त्री होकर मैं भला उससे कैसे भिड़ती? मंत्री ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अब इतना बताओ, वो आखिर गया किधर है? मगर इस बार स्त्री ने सीधा उत्तर ना देकर अपने स्वर में आश्चर्य और भय का मिश्रण भरते हुए कहा, अब तो मुझे बात समझ में आ रही है। वो दुष्ट कोई साधारण चोर नहीं, बड़ा ही चालाक है। वो समय काट रहा है। यही सोच रहा होगा कि जब गहरी रात उतर आए और सब सो जाएं, तभी महल पर धावा बोले। पर याद रखना मंत्री जी, अगर तुम अभी सावधान न हुए तो रात का अंधेरा उस दुष्ट की ढाल बन जाएगा और वो राजा की आंखों के सामने से सब कुछ लूट कर ले जाएगा। मंत्री क्रोधित होते हुए बोला, हमारे महाराज के महल में चोरी करना कोई खेल नहीं है। ये तो अपनी मौत को बुलाने जैसा है। वो दुष्ट समझ ले कि उसका अंत अब निश्चित है। तभी स्त्री ने मानो चोर को ही लक्ष्य करके कठोर स्वर में कहा, ओ पापी, अरे दुष्ट, तू भोले भाले गांव वालों को चाहे जैसे मूर्ख बना ले, लेकिन हमारे अन्नदाता, हमारे राजा से कभी नहीं बच पाएगा। फिर अचानक उसका स्वर बदल गया। उसने विनयपूर्वक मंत्री की ओर देखते हुए कहा, अन्नदाता, मुझे लगता है वो अभी यहीं कहीं पास से निकलेगा। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको अपनी साड़ी दे देती हूं। आप इसे पहनकर चक्की पर बैठ जाइए। जब वो चोर आएगा तो समझेगा मैं ही बैठी हूं। तभी उसकी चालाकी उल्टी पड़ेगी और वो आपके जाल में फंस जाएगा। आप पुरुष हैं, आपकी ताकत से उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी, पर मैं स्त्री होकर भला क्या कर सकती हूं? उसकी बातों में ऐसी दृढ़ता थी कि मंत्री को लगा उसकी योजना में सचमुच दम है। वे राजी हो गए। स्त्री अंदर गई और एक साड़ी लाकर मंत्री को थमा दी। मंत्री ने अपने वस्त्र उतारे और साड़ी पहनकर चक्की पर बैठकर उसे चलाने लगे। घंटे बीतते गए, पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, पर वहां कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। बेचारे मंत्री के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना टपकने लगा और थकान से उनका शरीर टूटने लगा। अंततः उन्होंने चक्की छोड़ दी और भीतर की ओर बढ़े। जैसे ही आंगन लांघकर एक अंधेरी कोठरी में प्रवेश किया, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक स्त्री और एक पुरुष बंधे पड़े थे, रस्सियों से जकड़े कराह रहे थे। मंत्री तुरंत लपटे, उनकी गांठें खोलीं और उन्हें मुक्त किया। स्वर में गहरी चिंता और विस्मय था। उन्होंने पूछा, तुम लोग ये कैसी दशा? बताओ, तुम्हें किसने इस हाल में बांध रखा है? वृद्ध ने कराहते हुए कहा, बाबू, बस एक युवक पानी मांगने आया था। मैं उसकी प्यास बुझाने के लिए लोटा भर पानी दे ही रहा था कि अचानक उसने मुझ पर झपट्टा मारा, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ पांव कसकर बांध डाले। उसी तरह इस बुढ़िया की भी उसने दयनीय हालत कर दी। ये सुनकर मंत्री के चेहरे पर क्रोध की लाली दौड़ गई। उन्होंने दांत भींचकर कहा, बस वही दुष्ट था, वही चोर जिसने मुझे भी अपने छल से धोखा दिया। उफ, मेरे हाथों में कैसी असहनीय पीड़ा हो रही है। उन्होंने चारों ओर देखा, अपने वस्त्र खोजने लगे, परंतु कुछ भी हाथ नहीं आया। विवश होकर वे उसी स्त्री के वस्त्रों में, जिनमें वो चक्की चला रहे थे, बाहर निकल पड़े और भारी मन से महल की ओर चल दिए। रास्ते में उनके भीतर चिंता थी कि अब इस रूप में महल के भीतर कैसे प्रवेश करूंगा और महाराज को मुंह क्या दिखलाऊंगा। परंतु कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ठान लिया, सीधे अपने खास कमरे में जाऊंगा, वहां जाकर फिर से अपने असली वस्त्र पहन लूंगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपना पल्लू गहरा खींचकर घूंघट निकाला और महल के फाटक तक पहुंच गए। वहां तैनात पहरेदारों के सामने उन्होंने ऐसा रूप, ऐसी लचक और ऐसी अदा दिखाई कि सभी सिपाही भौचक्के रह गए। कोई तो ठिठक कर वहीं मूर्छित सा गिर पड़ा, तो कोई दूसरे से भिड़ गया, मानो किसी माया जाल में फंस गया हो। मंत्री ने इस अद्भुत अवसर को हाथ से जाने न दिया। वे तुरंत सीढ़ियों से छलांग लगाते हुए भीतर बढ़ गए और सीधे अपने निजी कक्ष की ओर दौड़े। लेकिन तभी पास की दहलीज पर तैनात एक दासी ने देख लिया कि कोई अनजानी और विचित्र सी स्त्री मंत्री के खास कमरे में प्रवेश कर रही है। दासी की आंखें विस्मय से फैल गईं, उसका कंठ कांप उठा और वो पूरी शक्ति से चीख पड़ी, चोर, चोर, चोर! फिर क्या था,
पल भर में स्त्री बने मंत्री पर सिपाहियों की लात घूंसों की बारिश शुरू हो गई। चीख पुकार और हंगामे की आवाज सुनकर स्वयं शर्मिष्ठा देवी अपनी पुत्री के साथ वहां आ पहुंची। उनके इशारे पर पहरेदारों ने उस रहस्यमय स्त्री को बलपूर्वक पकड़कर एक अंधेरे कमरे में डाल दिया और घूंघट खींचकर चेहरा सामने किया। जैसे ही कपड़ा गिरा और मंत्री का असली चेहरा प्रकट हुआ, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्षण भर पहले जिस पर सब लात घूंसे बरसा रहे थे, वही अब उनका मंत्री निकला। माहौल पलट गया। सिपाहियों के चेहरे पर डर और पछतावे की झलक साफ झलक रही थी। अब बारी मंत्री की थी। उन्होंने गुस्से में भरकर सब सिपाहियों को धक्के मार मार कर बाहर खदेड़ दिया और स्वयं थककर एक कुर्सी पर धम से बैठ गए। उनके चेहरे की लालिमा, टपकते पसीने की धार और जलती आंखें देखकर मां बेटी दोनों कांप रही थीं। थोड़ी देर बाद मंत्री ने गहरी सांस ली, अपने असली वस्त्र पहने, ठंडा पानी पिया और थके मन से पलंग पर लेट गए। मौका देखकर शर्मिष्ठा देवी धीरे से पास आईं और बोलीं, मंत्री जी, ये सब क्या हुआ, कैसे? तब मंत्री ने एक एक कर सारी घटना सुनाई। कैसे वो युवक पानी मांगने आया था, कैसे उसने बुजुर्ग और उनकी पत्नी को बांधा और कैसे धोखे से वो स्वयं भी चक्रव्यूह में फंस गए। सब सुनकर मां बेटी की आंखों में गहरा दुख उतर आया। तभी अचानक शर्मिष्ठा ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मंत्री जी, आपने वो 1000 रुपए लेकर आखिर किया क्या? रुपयों का नाम सुनते ही मंत्री चौकन्ने होकर उठ बैठे। उनकी आंखें फैल गईं और उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन से 1000 रुपए? शर्मिष्ठा ने अचरज से उत्तर दिया, अरे वही रुपए जिन्हें लेने आप स्वयं आए थे। आपने तो जल्दी जल्दी कहकर हमें डरा भी दिया था कि यदि रुपया तुरंत न दिया तो चोर निकल जाएगा। क्या इतने में आप सब कुछ भूल भी गए? यह सुनते ही मंत्री का कलेजा सन्न रह गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। अब मंत्री के मन में कोई संदेह बाकी न रहा। उन्होंने दोनों हथेलियां माथे पर पटक लीं और दर्द भरी आवाज में बोले, अरे धिक्कार है, मेरे ही कपड़े पहनकर उस चतुर चोर ने तुम्हें भी धोखा दे दिया। यह सुनकर शर्मिष्ठा देवी का कलेजा कांप उठा। उनकी आंखों से भय झलकने लगा और घबराए स्वर में बोलीं, क्या? तो वो आप नहीं थे? मैंने तो समझा। मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुम बुरी तरह छली गई हो, वो मैं नहीं था। खैर, रुपए चले गए उसका मुझे उतना दुख नहीं, पर ये सोचकर हृदय जल रहा है कि आज तक मुझे किसी ने ऐसी दुर्दशा में नहीं डाला और आज इन नासमझ पहरेदारों ने मुझे इतना मारा पीटा कि तन का एक एक अंग दुख रहा है। देखो, चक्की घुमाते घुमाते हथेलियों में छाली भी पड़ गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट अब तक हाथ नहीं आया। बड़ा ही धूर्त और चालाक है। लेकिन सुन लो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जब तक उसे पकड़ न लूं, चैन से सांस नहीं लूंगा। अगर मेरी ये दशा महाराज के कानों तक पहुंच गई तो मुझसे बड़ा अपमानित और कोई न होगा। ईश्वर जाने कैसी विपत्ति में फंसा दिया। इतना कहकर उन्होंने करवट बदलते हुए क्रोध से दांत भींचे और आदेशात्मक स्वर में बोले, इस पूरी घटना को बाहर न जाने दिया जाए। जो लोग उस समय उपस्थित थे, सबको तुरंत बुलाकर यही हुक्म देना होगा कि जो कुछ हुआ वो राज की मर्यादा की खातिर किसी के मुंह से बाहर ना निकले। शर्मिष्ठा देवी ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया, जैसा आप उचित समझें। मंत्री ने गुस्से में ताली बजाई। ताली की गूंज जैसे ही कमरे की दीवारों से टकराई, वही भयभीत दासी कांपते कांपते अंदर आई, जिसके चिल्लाने से ये तूफान खड़ा हुआ था। मंत्री की ज्वलंत आंखों को देखकर उसका रंग उड़ गया। मंत्री ने भारी और कठोर स्वर में कहा, जाओ, सबको यहां तुरंत हाजिर करो, और याद रहे, आज की घटना का एक भी शब्द बाहर गया तो अंजाम अच्छा न होगा। दासी बाहर निकल गई और थोड़ी ही देर में महल के हर कोने से घबराए हुए नौकर चाकर और पहरेदार थरथराते हुए मंत्री के सामने आ खड़े हुए। सबके चेहरों पर मौत का साया झलक रहा था, जैसे अभी यमराज सामने उतर आए हों। किसी की हिम्मत न हुई नजर उठाकर मंत्री की आंखों में देखने की। सब हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहे। मंत्री ने गहरी सांस लेकर क्रोध से गरजते हुए कहा, अरे मूर्खों, जानते हो इस अपमान का बदला कितना भयानक होगा? अगर राज दरबार में या महाराज के कानों तक यह बात पहुंची तो समझ लो तुम सबका अंत निश्चित है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की जुबान न खुली। मंत्री की आंखों में जलती चिंगारियां देख सबका कलेजा मुंह को आ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने स्वर धीमा किया, लेकिन शब्दों में बिजली की तरह धमक थी।
अच्छा, इस बार का अपराध मैं क्षमा करता हूं, पर यह ध्यान रखना, अगर ये खबर बाहर निकली तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर उन्हें गिद्ध और कौवों को खिलवा दूंगा। ये चेतावनी है, आदेश नहीं। सब एक साथ कांपती आवाज में बोले, स्वामी, प्राण चाहे चले जाएं, पर यह राज किसी और तक नहीं पहुंचेगा। यह सुनकर सबने झुककर मंत्री को प्रणाम किया और जैसे किसी ने मौत की सजा टाल दी हो, वैसे ही बाहर निकलते ही एक दूसरे से लिपटकर राहत की सांस ली। आंखों में आंसू आ गए और सबने बार बार भगवान का धन्यवाद किया कि जान बच गई। फिर सब धीरे धीरे अपने अपने काम पर लौट गए। उधर मंत्री का तन दर्द से बेजान सा होने लगा। शरीर पर पड़े घाव जलने लगे और वे पलंग पर आकर गिर पड़े। तभी उनकी धर्मपत्नी और पुत्री दौड़ी और उपचार की व्यवस्था करने लगीं। कहीं गर्म तेल से मालिश, तो कहीं औषधि का लेप, कहीं ठंडे पानी की पट्टियां। महल का वातावरण पीड़ा और चिंता से भर गया और मंत्री की आंखों से सिर्फ एक ही सवाल झलक रहा था कि क्या मैं सचमुच इस अपमान का बदला ले पाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह महल के विशाल सभा मंडप में महाराज ने अपने विश्वसनीय मंत्री को बुलवाया। सूर्य की किरणें महल के संगमरमर के फर्श पर सुनहरी धारियों जैसी पड़ रही थीं और दरबारियों की नजरों में जिज्ञासा थी कि आज महाराज मंत्री से क्या पूछेंगे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्रीवर, उस चोर का क्या हाल है? क्या कुछ पता चला? मंत्री का हृदय एक क्षण को धक से रह गया। चेहरे पर चिंता की छाया लहराई, परंतु तुरंत ही अपने भाव दबाकर उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, महाराज, बहुत खोजबीन की पर सब व्यर्थ रहा। वो चोर जैसे धरती फाड़कर समा गया हो। तभी महाराज की दृष्टि मंत्री के हाथों पर गई और उन्होंने चौंक कर पूछा, ये क्या? आपके हाथों पर छाले क्यों पड़े हैं और आपका चेहरा इतना पीला क्यों हो गया है? मंत्री घबरा गए। पसीने की एक बूंद कनपटी पर चमक उठी, परंतु उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी चमड़ी उखड़ रही है, यही कारण है, और हंसकर बात टाल दी। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि महल की दीवारों के भी कान होते हैं। जिस दासी ने उस रात शोर मचाया था, उसने घर पहुंचकर सब कुछ अपने पति को कह सुनाया और वही बात जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। गलियारों से चौक तक, नौकरों से पहरेदारों तक, हर कोई धीमे स्वर में उस अपमानजनक घटना की चर्चा करने लगा और अंततः ये समाचार स्वयं महाराज के कानों तक पहुंच गया। महाराज के मन में संशय उठ खड़ा हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्री को पुनः बुलवाया। मंत्री जब दरबार में आए तो उनकी थकी आंखें, झुके कंधे और पीला पड़ चुका चेहरा सब कुछ बयां कर रहे थे। महाराज ने गंभीर और धीमे स्वर में कहा, मंत्रीवर, आपने मुझसे सत्य छिपाया है। मुझे सब समाचार मिल चुका है। बताइए, आपके साथ वास्तव में क्या बीती? उस क्षण मंत्री का हृदय गुस्से और शर्म से जल उठा। उन्हें अपने पहरेदारों पर क्रोध आया, जिन्होंने मौन रखने की शपथ ली थी। फिर भी बात बाहर पहुंची, परंतु महाराज के सामने वे क्रोध दबा गए और कांपती आवाज में बोले, अन्नदाता, उस चोर ने ऐसी तबाही मचाई कि मेरी दुर्दशा कर डाली। जो अपमान और पीड़ा मैंने सही है, उसे शब्दों में बयां करना कठिन है। इतना कहते ही उनकी आंखों में दर्द झलक उठा और पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। महाराज ने गंभीर स्वर में मंत्री की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि उस दुष्ट ने आपको बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। परंतु मंत्रीवर, आप अब भी मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? सब कुछ साफ साफ बताइए। मंत्री ने सिर झुकाया। उनकी आवाज में थरथराहट थी। अन्नदाता से भला कोई बात छिप सकती है? आप ही मेरे स्वामी हैं। इतना कहकर वे सकुचाते हुए पूरे किस्से को बता दिया। कैसे वे चक्की पीसने को विवश हुए, कैसे महल में स्त्री का भेष धारण करना पड़ा और किस प्रकार अपमानित होकर मार भी खानी पड़ी। यह सब सुनाते हुए उन्होंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, जिन पर पड़े छाले उनके दुख की गवाही दे रहे थे। महाराज के चेहरे पर पहले तो हंसी की लहर दौड़ी, परंतु राजसी गरिमा निभाते हुए उन्होंने उस हंसी को दबा लिया और क्रोध का आवरण ओढ़कर कहा, मेरे दीवान की ये दशा करने का दुस्साहस उस दुष्ट ने किया, ये असहनीय है। दरबार में सन्नाटा गहरा गया। मंत्री ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, शांत हो जाइए। इसे मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल मान लीजिए। जो बीत गई उसे जाने दीजिए। लेकिन महाराज ने तीखे स्वर में प्रश्न किया, और आगे का क्या? यदि ये चोर हाथ न आया तो वो और भी उपद्रव मचाएगा और किसी दिन अपनी दुष्ट इच्छा पूरी करने का प्रयास करेगा।
मंत्री ने गहरी सांस लेकर दृढ़ आवाज में कहा, अन्नदाता, आप निश्चिंत रहिए। मैं शपथ लेता हूं कि अपने ही इन हाथों से उस पापी को पकड़कर आपके चरणों में लाऊंगा। इस बार मैंने महल की चौगुनी सुरक्षा कर दी है। चारों ओर पहरेदार तैनात हैं। अब तो एक चिड़िया भी आपके आदेश के बिना भीतर नहीं आ सकती। महाराज ने उनकी बात सुनकर गहरी दृष्टि डाली और बोले, मेरा विश्वास तुम पर ही है मंत्रीवर। आगे तो सब कुछ भगवान की इच्छा है। महाराज अपने महल की ओर लौट गए तो मंत्री भी गंभीर मन से अपने भवन की तरफ बढ़े। भीतर पहुंचते ही उन्होंने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सभी सिपाहियों और दासी को तुरंत हाजिर करो। परंतु थोड़ी ही देर में एक हाँफता हुआ पहरेदार लौटा और हाथ जोड़कर बोला, मंत्रीवर, आश्चर्य की बात है, कल रात से ना तो कोई सिपाही दिखाई दिया है, न ही उनकी परछाई। उनके घर भी खाली पड़े हैं। ये सुनते ही मंत्री का चेहरा कठोर हो उठा, आंखों में चिंता की गहराई उतर आई। फिर भी दृढ़ स्वर में बोले, यदि उनमें से कोई भी जीवित या मृत कहीं दिखे तो तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। अब जाओ और अपने अपने काम पर लगो। इस बीच धोखे की परतें और गहरी हो रही थीं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शक्ति सिंह ने मंत्री को कैसे चकमा दिया था और क्या चालाकी की थी। दरअसल मंत्री के महल से लगभग 1 फरलांग पर एक जर्जर कच्चे मकान के पास शक्ति सिंह दबे पांव पहुंच चुका था। उसके होठों पर कपटी मुस्कान थी, मगर आवाज में बेबसी का अभिनय। अरे कोई दयालु है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। भीतर से एक दुबला पतला बुढ़ा हाथ में जल का लोटा लेकर बाहर आया और करुणा से भरा उसे पिलाने लगा। लेकिन जैसे ही पानी उसके होंठों तक पहुंचा, शक्ति सिंह ने अचानक बाज की तरह झपट्टा मारा और उसे अपने वश में कर लिया। कुछ ही देर बाद वही दशा उस बुढ़िया की हुई जो वहीं रहती थी। दोनों को बेबस कर देने के बाद शक्ति सिंह ने कपट का नया खेल रचा। एक बार फिर से पहले कही की ही तरह बुढ़िया की साड़ी ओढ़ ली, माथे पर आंचल खींच लिया और चक्की पर बैठकर आटा पीसने लगा। उसकी चाल इतनी महीन और मायावी थी कि कोई उसे पहचान न पाता। जब मंत्री स्वयं वहां पहुंचे और मजबूर होकर स्त्री का भेष धरकर चक्की पीसने लगे, तब शक्ति सिंह ने अपनी असली चाल चली। अवसर मिलते ही उसने मंत्री के असली कपड़े उठा लिए, भीतर जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ और वही सूरत बना ली। कपड़े बदलकर चाल ढाल मंत्री जैसी कर चेहरे पर गहरी गंभीरता ओढ़े वो सीधे मंत्री के महल की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे मंत्री का वेश धारण किए शक्ति सिंह महल के विशाल फाटक पर पहुंचा, जहां पहरेदारों ने उसे पहचानकर झुककर सलाम किया और आदर से द्वार खोल दिया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर भीतर से वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़ते ही अचानक सामने से आभूषणों की हल्की खनक सुनाई दी। ये थी मंत्री की धर्मपत्नी शर्मिष्ठा देवी। उन्होंने आते ही उत्सुक स्वर में पूछा, क्या चोर पकड़ लिया गया? शक्ति सिंह का मन एक पल को चौकन्ना हुआ, मगर वो धूर्त था और तुरंत समझ गया कि ये मंत्री की पत्नी है। उसने बिना एक पल गंवाए गंभीर आवाज में कहा, हाँ, समझो चोर अब बस पकड़ा ही गया है, लेकिन इसमें देर हुई तो वो भाग सकता है। तुरंत 1000 रुपए ले आओ, वरना सब मेहनत बेकार जाएगी। भोली भाली शर्मिष्ठा देवी, जिन्हें ये आभास तक ना था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनके पति नहीं बल्कि उनका भेष धरकर आया हुआ एक चालाक ठग है, तुरंत भीतर गईं और सोने चांदी के संदूक से रुपयों की थैली निकालकर उसके हाथ में रख दी। शक्ति सिंह ने थैली को कसकर पकड़ा और बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। सीधे वो बुढ़िया की झोंपड़ी पर पहुंचा, जहां वो उसकी बाट जोह रही थी। दरवाजे पर खड़े उसे देखते ही बुढ़िया ने व्याकुल स्वर में कहा, बेटा, इतनी देर कहाँ रह गए थे? शक्ति सिंह हंस पड़ा और रुपए की भारी थैली उसकी झोली में डाल दी। बुढ़िया ने जैसे ही थैली खोली और चमचमाते रुपए देखे, उसकी आंखें खुशी से झिलमिला उठीं। वो थैली को सीने से लगाकर नाचने लगी, जैसे बरसों का दुख दर्द पल भर में मिट गया हो। इस उमंग में उसे ये पूछने की भी सुध ना रही कि इतने रुपए आए कहाँ से। उसने तुरंत बड़े मन से शक्ति सिंह को गर्मागर्म भोजन परोसा। भोजन कर वो चारपाई पर लेटा और देखते ही देखते गहरी नींद में डूब गया। उधर बुढ़िया ने भी अपने काम निपटाकर आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की, हे भगवान, इस अनाथ पर अपनी कृपा बनाए रखना। फिर उसने बिस्तर बिछाया और लेट गई। प्रसन्नता इतनी थी कि देर तक नींद उसकी आंखों में नहीं आई, पर अंततः थकान ने उसे भी नींद की गोद में पहुंचा दिया। और थोड़ी ही देर में झोंपड़ी के भीतर से केवल खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। सुबह का समय था। आसमान पर लालिमा फैल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। ऐसे में शमशान के पास वाली बुढ़िया की झोंपड़ी से धीरे धीरे एक अनुपम सुंदरी बाहर निकली।
उसके सिर पर हल्का घूंघट था जो उसकी चमकती आंखों को आधा ढक रहा था। हाथों में रंग बिरंगे फूलों की टोकरी और तरह तरह की सुंदर मालाएं थीं। उसकी चाल में ऐसी लचक और मटक थी मानो फूलों की खुशबू भी उसके कदमों के साथ झूम रही हो। होठों पर मुस्कान थी और गालों पर हल्की लाली, जैसे भोर की पहली किरण धरती पर उतर आई हो। वो नगर की ओर बढ़ी और सीधे राजा के महल के द्वार तक जा पहुंची। पहरेदारों ने उसे रोक लिया तो वो गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए बोली, जानते हो, राजकुमारी ने अपने और अपनी सखियों के लिए गजरे मंगवाए थे। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनकी मालिन को रोका तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। पहरेदार एक दूसरे को देखते ही सकपका गए और तुरंत एक दासी को बुलाया। दासी उस युवती को भीतर लेकर राजकुमारी के सामने पहुंची। राजकुमारी ने पहली नजर में ही चौंक कर कहा, कौन है तू? मेरी मालिन तो तू नहीं लगती, तुझे पहले कभी नहीं देखा। उस युवती ने सहजता से झुककर उत्तर दिया, मौसी बीमार हो गई हैं, इसीलिए उनकी जगह मुझे भेजा है। देखिए, आपके लिए कितने सुंदर फूल और गजरे लाई हूं। राजकुमारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और संदेह से पूछा, लेकिन तूने इतना घूंघट क्यों निकाल रखा है? युवती ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या करूं देवी जी, घर वाले कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसीलिए बिना पर्दे के बाहर जाना मना है। जमाना भी तो खराब है। यह सुनते ही राजकुमारी ठठाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बड़ी बातूनी है तू, फूलों से ज्यादा तेरे शब्दों में मिठास है। मालिन ने हाथ जोड़ते हुए विस्मय से कहा, अरे बाप रे, हे मैया मोरी, आप तो सचमुच रूप की रानी हैं, जैसे धरती पर कोई देवी उतरी हो। ये सुनकर राजकुमारी और सखियां हंसी रोक न सकीं। सबके चेहरे खिलखिला उठे। मालिन अपनी मासूम बातों से सबको मोह रही थी। अरे, इतने बड़े महल में रहती हैं आप? मैंने तो सपनों में भी ऐसा राजमहल नहीं देखा। ये सुनते ही राजकुमारी को उस पर दया आ गई और उसने मुस्कुराकर कहा, चल आज तुझे महल दिखाती हूं। फिर वो अपने कोमल कदमों से मालिन को एक एक जगह ले जाती रही। सुनहरी खिड़कियों से सजे कक्ष, जड़े हुए झूमर और आभा बिखेरते हुए दीवारों की नक्काशी। मालिन हर जगह ठिठक कर आंखें फाड़ फाड़ कर देखती और विस्मय में कह उठती, हाय मैया मोरी, ये तो सपना है या सच? जब पीछे की ओर पहुंची तो चौंक कर बोली, अरे वाह, यहां तो नदी भी है। राजकुमारी ने गर्व से कहा, हाँ, ये हमारी नौका विहार की नदी है। यहां हम सखियों संग खेलते और गीत गाते हैं। चलते चलते राजकुमारी का हृदय इतना पिघल गया कि उसने प्रसन्न होकर अपनी मोतियों की माला उतारी और मालिन को भेंट कर दी। उसी समय दूसरी ओर झोंपड़ी में शक्ति सिंह अपनी चाल की तैयारी कर रहा था। वो कुछ रुपए लेकर नगर गया और वहां से राजकुमार जैसे भव्य वस्त्र खरीद लाया। रात ढलने पर जब नगर निद्रा में डूब गया तो वो फिर से झोंपड़ी से निकल पड़ा। महल के समीप पहुंचकर उसने सबसे पहले फाटक पर पहरा देते सशस्त्र सैनिकों को देखा। वे चौकन्ने होकर टहल रहे थे। सीधा प्रवेश असंभव समझकर शक्ति सिंह पिछवाड़े की ओर बढ़ा, पर वहां भी 4 पहरेदार सावधानी से डटे हुए थे। तब उसने अपनी चतुराई दिखाई। एक पेड़ की ओट लेकर उसने चुपचाप दीपक जलाया और तुरंत बुझा दिया। फिर 2-3 बार यही संकेत दोहराया। अंधेरी रात में इस रहस्यमयी रोशनी ने सन्नाटा तोड़ दिया और पहरेदार चौंक कर इधर उधर ताकने लगे। इधर रात के सन्नाटे में जब वो रहस्यमयी रोशनी बार बार टिमटिमाई तो पहरेदार घबराकर आपस में बड़बड़ाने लगे। एक बोला, अरे भाई, ये क्या अजीबोगरीब माजरा है? दूसरा सहमते हुए बोला, मुझे तो लगता है कोई भूत प्रेत है। तीसरे ने हड़बड़ी में कहा, नहीं यार, भूत प्रेत कुछ नहीं, ये तो वही मणिधारी सर्प है जिसके माथे पर जगमगाती मणि होती है, वही चमक रही है। चौथा तुरंत बोला, हाँ यही तो सही बात है। और सब मिलकर उस ओर दौड़ पड़े। जब वहां पहुंचे तो सामने सिर्फ अंधेरा था। तभी थोड़ी दूर वही चमक फिर उभरी और एक पहरेदार ललचाते स्वर में बोला, अब कोई शक नहीं, ये वही मणिधारी सर्प है। अगर उसकी मणि हाथ लग गई तो हमारी किस्मत पलट जाएगी। लालच में अंधे होकर वे चारों उस चमक के पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए और अंत में थक कर एक पेड़ के नीचे ठिठक खड़े हो गए। उनमें से एक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे मूर्खों, किसी ने आज तक नागमणि पाई है क्या? चलो बेकार के झमेले में मत पड़ो, लौट चलते हैं। और वे सब वापस मुड़ गए। इधर यही तो वो पल था जिसका इंतजार शक्ति सिंह कर रहा था। उसने झटपट अपनी कमंद पेड़ पर फेंकी और फुर्ती से महल की ऊंची दीवार पार कर भीतर उतर गया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसके कदम दबे पांव एक विशाल भवन की ओर बढ़े। महाराज के कक्ष के समीप पहुंचकर वो एक ऊंचे स्तंभ की आड़ में छिप गया। कक्ष के बाहर 2 सशस्त्र पहरेदार खड़े थे।
तभी एक पहरेदार टहलते टहलते उसकी ओर आया ही था कि शक्ति सिंह ने बिजली सी फुर्ती से उसकी गर्दन दबोच ली और उसके मुंह पर बेहोशी की दवा से भीगा रुमाल रख दिया। पहरेदार छटपटाया और देखते ही देखते निढाल होकर स्तंभ के पीछे ढेर हो गया। शक्ति सिंह ने उसी तरह दूसरे पहरेदार को भी दबोच लिया और चुपचाप लमलेट कर दिया। अब मार्ग खुल चुका था। सांस थामे, चौकन्नी नजरें घुमाते हुए वो महाराज के कक्ष के भीतर प्रविष्ट हो गया। शक्ति सिंह धीरे धीरे महाराज के कक्ष में दाखिल हुआ तो देखा राजा गहरी नींद में पलंग पर लेटे हैं। उनके सिरहाने चमकती तलवार और बगल में रखा हुआ राजमुकुट मानो उस पूरे कमरे की गरिमा बढ़ा रहा था। उसने सावधानी से मुकुट उठाया और पल भर को ठिठकते हुए बाहर जाने को मुड़ा ही था कि अचानक उसके मन में मंजूषा का चेहरा कौंध गया। वो रूप सी, वो जिसकी मुस्कान उसके हृदय को हर पल बेचैन किए रहती थी। दिन में जब वो मालिन का भेष धरकर महल का हालचाल ले रहा था, तभी से अपना मन वहीं मंजूषा के पास छोड़ आया था और अब उसे देखने की तड़प कदम रोक न सकी। धीरे धीरे वो मंजूषा के भवन की ओर बढ़ गया। भीतर पहुंचा तो देखा सपनों की रानी पलंग पर सोई है। उसके चेहरे पर नींद की मधुर मुस्कान तैर रही थी, मानो कोई सुंदर स्वप्न देख रही हो। नीचे उसकी 4-5 सखियां इधर उधर बिखरी पड़ी सो रही थीं। किसी के हाथ में सितार अटका था, किसी के हाथ में मंजीरा, तो कोई पंखा पकड़े ही निद्रा के आगोश में डूबी थी। शक्ति सिंह मंत्रमुग्ध सा मंजूषा के पास पहुंच गया और उसे अपलक निहारता रह गया। उसी क्षण उसने मन ही मन प्रण किया कि वो अपना जीवन इस रूपवती के चरणों में अर्पित करेगा। वो धीरे से झुका, उसकी उंगली से अंगूठी निकाली और अपनी उंगली में पहन ली। फिर अपनी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी, मानो उसे वचन दे रहा हो। फिर सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पर किस्मत को शायद यही मंजूर था। उसके हाथ से गलती से एक गमला नीचे गिर पड़ा और तेज आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उस धमक से मंजूषा की एक सहेली जाग गई। उसने सामने खड़े अजनबी को देखा और घबराकर जोर से चिल्लाई, चोर चोर। आवाज सुनकर मंजूषा भी नींद से जागी। तभी शक्ति सिंह फुर्ती से उसके पलंग के पास पहुंचा और जैसे ही उनकी आंखें मिली, एक बिजली सी कौंध दोनों के हृदय में उतर गई। उस पल समय ठहर गया, पर तभी पूरे महल में हड़कंप मच गया। पहरेदार दौड़ पड़े, लोग शोर मचाने लगे और घबराए हुए महाराज स्वयं आ पहुंचे। महाराज ने गुस्से से भर के आगे कदम बढ़ाए और आदेश दिया, इस अनजान को पकड़ो। शक्ति सिंह मंजूषा के पीछे खड़ा था, हाथ में चमकता मुकुट उठाए। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उससे आज मैं मुक्त हुआ। खून खराबे से क्या लाभ। लेकिन राजा की आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने दहाड़ते हुए सिपाहियों को आदेश दिया, क्या देख रहे हो, पकड़ो इस चोर को। अगले ही क्षण चारों ओर से सिपाही टूट पड़े। शक्ति सिंह ने एक पल भी देर न की। उसने म्यान से तलवार खींची। उसकी धार मशाल की रोशनी में बिजली सी चमक उठी। हंसते हुए बोला, महाराज मैं चोर नहीं हूं, अपना परिचय तलवार से ही दे दूंगा। और फिर वो शेर की तरफ भिड़ गया। 20-25 सिपाहियों के बीच अकेला योद्धा पैंतरे बदल बदल कर इस तरह तलवार घुमाने लगा कि देख महल की दीवारें भी गूंज उठी। वार पर वार रोकता, बिजली सी गति से पलटवार करता, उसके हर कदम में साहस और चुनौती झलक रही थी। महाराज भी स्तब्ध रह गए और अनायास उनके होठों से निकला, वाह, असली वीर तो यही है। कुछ ही देर में कई सिपाही धराशायी हो चुके थे। तभी और सिपाही आ पहुंचे, पर शक्ति सिंह समझ गया कि यहां टिकना उचित नहीं। वो तेजी से भागा और खिड़की की ओर बढ़ा। उसी क्षण उसकी नजर मंजूषा से टकराई। उसकी आंखों में आश्चर्य, डर और किसी अनकही चाह का तूफान था। शक्ति सिंह ठहर न सका। अगले ही पल खिड़की से छलांग लगाकर नीचे बहती नदी में कूद पड़ा। जल की लहरें मानो उसे अपने आगोश में लेकर ढाल बन गई। सिपाही भी पीछे पीछे नदी में कूदे, पर उनका हर प्रयास व्यर्थ गया। वो तीर की तरह दूर तैर चुका था। राजा ने क्रोधित होकर तुरंत आदेश दिया, 25 जवान किनारे किनारे जाओ, चाहे जैसे हो उस चोर को पकड़ कर लाओ। आदेश पाकर सिपाही टोलियों में बंटकर दौड़ पड़े। उधर शक्ति सिंह किनारे निकलकर शमशान की ओर बढ़ गया, जहां घना अंधेरा और चिता की ठंडी राख उसका इंतजार कर रही थी। पूरी रात सिपाही उसे खोजते रहे, पर उसकी छाया तक न मिली। थके हारे सिपाही जब खाली हाथ महल लौटे तो पूरब में लालिमा फैल चुकी थी। सूर्यदेव की पहली किरणें महल की मीनारों को छू रही थीं। उस घड़ी तक जागते हुए महाराज, महारानी और मंजूषा एक ही जगह बैठे थे और हर चेहरे पर बेचैनी और अनकहा बोझ साफ झलक रहा था। घना अंधकार अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि महल में सबकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। मंजूषा अपनी उंगली में पड़ी सोने की अंगूठी को निहार रही थी और उस छोटे से दर्पण जैसे पत्थर में उसे बार बार वही वीर चेहरा दिखाई दे रहा था, शक्ति सिंह का चेहरा। उसकी आंखें भावनाओं से भीग उठी, मानो दिल की धड़कन ही कह रही हो कि वो कहीं न कहीं जिंदा है। तभी थके हारे सिपाही महल में दाखिल हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमने पूरी रात नदी के घाट घाट और जंगलों तक चोर को ढूंढा, पर उसका कहीं पता न चला। लगता है वो तैरना जानता ही नहीं था और कूदते ही डूब गया। ये सुनते ही महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे गरज पड़े,
मूर्खों, जो अकेला तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल की चौखट तक पहुंच गया और जिसने क्षण भर में 20 सिपाहियों को धूल चटा दी, वो तैरना नहीं जानता होगा। भागो मेरी नजरों से। अपमानित सिपाही चुपचाप सर झुकाए खिसक गए। फिर महाराज ने मंत्री को बुलवाया और सारा हाल सुनाकर भारी मन से कहा, मुकुट के लालच में जो हुआ, अब पश्चाताप ही शेष है। मंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज धैर्य रखिए, मैं अपने जासूसों को देश देशांतर में भेज दूंगा, वो वीर अवश्य खोजा जाएगा। अब जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। इधर शक्ति सिंह महाराज मौरेश्वर का मुकुट सुरक्षित अपने साथ लिए कठिन पहाड़ियों और जंगलों को पार करता हुआ अपने राज्य की ओर बढ़ रहा था। कई दिनों की थकान से जर्जर हुआ उसका शरीर आखिरकार एक विशाल वृक्ष की छाया तले टिक गया। उसने मुकुट को सावधानी से एक गठरी में बांधा और सिरहाने रखकर विश्राम के लिए आंखें मूंद लीं। अचानक घोड़ों की टापों और तलवारों की खनक से धरती गूंज उठी। 55 नकाबपोश योद्धा उसे चारों ओर से घेर चुके थे, पर शक्ति सिंह का चेहरा तनिक भी नहीं डरा। उल्टे उसने तलवार खींच ली और बिजली सी फुर्ती से खड़ा हो गया। जैसे ही नकाबपोशों ने हमला बोला, उनकी धारदार तलवारें हवा चीरती हुई उसकी ओर बढ़ीं, पर हर वार का जवाब उसी तेजी और कौशल से मिला। ये वही युवक था जिसने अकेले 25 सिपाहियों को परास्त किया था, तो इन 5-7 की क्या बिसात। कुछ ही देर में कई नकाबपोश उसके पैरों तले गिर पड़े और जो बचे वे डरकर भाग खड़े हुए। किंतु शक्ति सिंह कहाँ मानने वाला था। उसने बिजली सी गति से उनका पीछा किया और आखिर एक नकाबपोश को धर दबोचा। उसकी तलवार की नोक सीने पर टिकाते हुए उसने दहाड़ कर कहा, सच सच बता, कौन हो तुम लोग और किसके इशारे पर मेरे पीछे पड़े हो। शक्ति सिंह ने नकाबपोश को घसीटते हुए उसी पेड़ के नीचे लाकर कसकर रस्सियों से बांध दिया। फिर जैसे ही उसका नकाब हटाया, उसकी आंखें विस्मय और क्रोध से जल उठीं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये वही चेहरा है जिसे देखकर उसने कभी अपनापन महसूस किया था। पल भर में उसका चेहरा अंगार की तरह लाल हो गया। वो उसे खींचकर पिता महाराज के महल में ले आया और सिंहासन के सामने फेंकते हुए गरजा, पिताजी कहिए, पहचानते हैं इसे? बताइए ये कौन है? महाराज ने अचरज से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, शक्ति, ये कौन है और तुमने इसकी ये दशा क्यों बनाई? तभी शक्ति सिंह ने आगे बढ़कर नकाब झटके से हटा दिया और महल में सन्नाटा छा गया। महाराज की आंखें फैल गईं। सोमराज, तुम? अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति को इस हाल में देखकर वे थर्रा उठे। महाराज अविश्वास में बोले, शक्ति, आखिर मामला क्या है? हमारे प्रिय सेनापति ने ऐसा क्या किया कि तुम उसे इस हाल में लाए हो? शक्ति सिंह ने गहरी सांस लेते हुए पिता के चरणों में एक पत्र रख दिया और गंभीर स्वर में बोला, पिताजी, पहले सच्चाई सुन लीजिए। ये वही है जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने छुरा निकाला और सोमराज की गर्दन से सटाते हुए गरज कर कहा, सोमराज, मुझे तो स्वप्न में भी गुमान न था कि तू इतना घिर जाएगा। तू तो मेरा मित्र था, पिताजी का सबसे प्रिय, और आज यही तू हमारे शत्रुओं का हाथ बटा रहा है। अब बता, तुझे षड्यंत्र से क्या मिलने वाला था? किसके लिए तूने अपनी आत्मा बेच डाली? सोमराज बुरी तरह कांपने लगा। होंठ सूख गए, लेकिन उसकी जुबान तालू से चिपकी रही। शक्ति सिंह ने और कठोर स्वर में कहा, सच सच सब बयान कर दे, वरना तेरी चुप्पी तुझे और गहरे अंधकार में धकेल देगी। यदि तू सच्चाई स्वीकार कर ले तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं तुझे जीवन दान दूंगा। लेकिन सोमराज की आंखें नीचे झुक गईं, चेहरा पसीने से भीग गया और उसका शरीर थरथर कांप रहा था। तब शक्ति सिंह ने कठोर आवाज में पूछा, अब कुछ मत छुपा, क्योंकि मुझे सब भेद समझ में आ चुका है। तुम लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हो और इस विश्वासघात की सजा निश्चित है। राजकुमार शक्ति सिंह ने छुरा सोमराज के सीने से सटाते हुए गरज कर कहा, यदि अपनी जान प्यारी है तो तुरंत सच उगल दे, वरना अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले। छुरे का स्पर्श पाते ही सोमराज का शरीर सिहर उठा। उसके होंठ सूख गए और कांपती हुई आवाज में वो बोला, राजकुमार, मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो हकलाते हुए बोला, इस षड्यंत्र का असली नायक रघुवर सिंह है और उसके साथ दुर्गा सिंह, जिसे लोग साहेब अली भी कहते हैं। उनका इरादा था महाराज को खत्म कर खुद राजसत्ता पर कब्जा करने का। कोतवाल रघुवर सिंह के हाथ में पूरा शहर है, इसलिए ये काम आसान लगता था। उन्होंने पहाड़ी पर अड्डा बना लिया और वहीं से डाके डालकर प्रजा को आतंकित करने लगे। योजना ये थी कि जब प्रजा डर से व्याकुल हो जाएगी तो उन्हें राजा के विरुद्ध भड़काकर अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन विधाता ने न्याय किया और आपको उसी पहाड़ी पर भेज दिया, जिससे उनका भेद खुल गया।
महाराज ने तुरंत जेब से पत्र निकाला और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पंक्ति के साथ उनकी आंखों में आक्रोश की ज्वाला भड़कती गई और अंत में हस्ताक्षर देकर उनका क्रोध फट पड़ा। वे कुर्सी से उछल पड़े, दांत पीसते हुए गरज कर बोले, धोखेबाज, विश्वासघाती रघुवर सिंह, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे पुत्र और मेरी प्रजा पर ऐसा अत्याचार करे, तू तो आस्तीन का सांप निकला। उन्होंने जोर से ताली बजाई और तुरंत पहरेदार भीतर आ पहुंचे। महाराज ने आदेश दिया, तुरंत मंत्री को बुलाओ और दूसरा जाकर सेनापति को हाजिर करे। कुछ ही क्षणों में दोनों दरबार में उपस्थित हुए और आदरपूर्वक झुककर खड़े हो गए। महाराज ने पूरी घटना सुनाई और पत्र मंत्री को सौंप दिया। पत्र पढ़ते ही मंत्री का चेहरा क्रोध से तप उठा और उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, ऐसे दुष्ट का यही उचित दंड है, इसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। महाराज मोरेश्वर ने गहरी सांस ली। उन्होंने सेनापति की ओर मुड़कर कहा, नहीं, इस दुष्ट को फांसी नहीं मिलेगी। इसकी नाक काटो, गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाओ, ताकि हर प्रजा देखे कि गद्दार का अंजाम क्या होता है। फिर इसे राज्य से बाहर निकाल दो। इतना कहकर उन्होंने कड़क स्वर में आदेश दिया, सेनापति, अभी तुरंत रघुवर सिंह और दुर्गा सिंह का मकान घेर लो, वहां जो भी धन दौलत हो जब्त कर लो और उन्हें जिंदा पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। याद रहे, स्त्रियों और बच्चों पर हाथ न उठाना। सेनापति आदर से झुककर चला गया, पर थोड़ी देर में लौट आया। माथे पर पसीना, आवाज में घबराहट थी। महाराज, वे दोनों कल शाम से ही गायब हैं। मकान पर ताला था, तोड़कर भीतर देखा तो टूटी फूटी हंडियां और खाली बर्तन ही मिले। ये सुनते ही राजकुमार शक्ति सिंह ने तीखे स्वर में कहा, पिताजी, वे निश्चय ही उसी पहाड़ी अड्डे पर गए होंगे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, सेनापति, 100 घुड़सवार लेकर अभी उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लो। इन गद्दारों को जिंदा पकड़कर दरबार में लाओ। सेनापति तलवार उठाकर बाहर निकल गया। फिर महाराज ने अपने पुत्र शक्ति सिंह से सब हाल पूछा। शक्ति सिंह ने मुकुट अर्पित कर पूरी घटना विस्तार से सुनाई। जब उन्होंने मंत्री की दुर्दशा का किस्सा कहा तो दरबार में बैठे लोग हंसी रोक न सके और राजकुमार की वीरता पर बधाइयां देने लगे। महाराज मोरेश्वर ने गर्व से पुत्र को गले लगाया और बोले, शक्ति, अब मैं समझ गया कि तुमने चौर्य विद्या चोर बनने के लिए नहीं, बल्कि चोरों को दंडित देने के लिए सीखी थी। तुमने वास्तव में वंश और राज्य का मान बढ़ाया है। उधर मौर्यपुर का महल मातम में डूब गया। हवेली के आंगन में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। रानियां फूट फूट कर रो रही थीं, दासियां विलाप कर रही थीं। खुद महाराज सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में वेदना थी। उनके सामने महारानी रोते हुए फुसफुसाईं, स्वामी, मेरी पुत्री को ढूंढ लीजिए, उसके बिना मैं जी न सकूंगी। महाराज ने भारी मन से उत्तर दिया, प्रिय, धैर्य रखो, मैंने मंत्री को बुलाया है, उनके आते ही चारों दिशाओं में खोजबीन होगी। तभी दरबार का पर्दा हिला और मंत्री महोदय भीतर आए। उन्हें बैठाकर महाराज ने भर्राए स्वर में कहा, मंत्रीवर, कल से मेरी पुत्री वाटिका से लापता है। मैं समझता हूं ये उसी शातिर चोन का काम है। मंत्री चुप रहे, पर उनकी आंखें भी चिंता में डूबी थीं। तभी महाराज गरज उठे, अभी मुनादी करवा दो, जो कोई मेरी पुत्री और उस दुष्ट चोर को जीवित महल तक लाएगा, उसे राजकोष से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, हां महाराज, मुनादी पूरे नगर में करवा दी गई है और सिपाहियों को चारों ओर भेज दिया गया है। ईश्वर की कृपा से राजकुमारी मंजूषा अवश्य मिल जाएगी, धैर्य रखिए। महारानी रो पड़ी, आह, मेरी इकलौती बेटी, कौन सा अपराध था मेरा जो भगवान ने ये दिन दिखाया। मंत्री और महाराज ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और अंततः मंत्री अपने घर लौटे। वहां उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी शर्मिष्ठा देवी से कही। शर्मिष्ठा देवी का हृदय भी द्रवित हो उठा और वो स्वयं राजमहल पहुंची। वो महारानी को ढांढस बंधाने लगीं, तरह तरह की बातें कर उनका मन हल्का करने लगीं। दासियां सेवा में लगी रहीं और धीरे धीरे महारानी का विलाप शांत होने लगा। परंतु दूसरी ओर राजकुमार शक्ति सिंह की दशा और भी विचित्र थी। उसकी आंखों के आगे बस वही अनजानी सुंदरी छाई रहती, चाहे दिन हो या रात। सोते जागते, खाते पीते, हर क्षण वही छवि उसे सताती। यहां तक कि स्वप्नों में भी वो रूप की रानी उसे बुलाती। सबको आश्चर्य था, यहां तक कि महाराज ने स्वयं पूछा, पुत्र, क्या हुआ है? लेकिन शक्ति सिंह ने केवल इतना कहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। समय बीतता गया, सूर्य अस्त हुआ और रात का साम्राज्य फैल गया। नगर निद्रा में डूब गया, लेकिन राजकुमार की आंखों में नींद न थी। बेचैनी बढ़ती गई और अंततः वो अचानक उठ बैठा।
मैं आ रहा हूं रूप की रानी। रात के 10 बज चुके थे। वो घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। मोह की जकड़ में ऐसा बंधा कि रात भर घोड़ा दौड़ाता रहा। भोर हुई तो वो एक कुएं के पास रुका, थोड़ा विश्राम किया, जल पिया और फिर चल पड़ा। संध्या तक एक पेड़ के नीचे डेरा डाला और जल भरने के लिए डोरी कुएं में डाली ही थी कि उसे अचानक कराहने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार घबरा कर वहां पहुंचा तो देखा एक घायल युवक पड़ा है। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम सुंदर है, मैं आपके ही राज्य प्रतापगढ़ का सिपाही हूं। सेनापति के साथ 100 घुड़सवारों में से था। हमें आदेश था कि रघुवर सिंह और साहब अली को पहाड़ियों में पकड़ें। हमने कई डाकुओं को मार गिराया, कुछ भाग निकले। मैं उनका पीछा करता करता यहां तक आ गया। तभी मैंने देखा 20-25 नकाबपोश एक सुंदरी को पकड़कर ले जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं घोड़ा दौड़ाकर उनके सामने पहुंचा और जब मैंने सुंदरी को छोड़ने की आज्ञा दी, तभी वो सुंदरी मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। महाराज, इतने में एक नकाबपोश मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने उस सुंदरी से कहा, पगली, अपनी जान मुफ्त में मत गवा, चुपचाप चल। मैं उसकी आवाज पहचान गया। मैंने कहा, रघुवर सिंह, ये काम ठीक नहीं है। बस इतना कहना था कि चारों तरफ से वार होने लगे। मैंने तलवार निकाली और पूरी ताकत से लड़ता रहा। 8 नकाबपोशों को यमलोक भेजने के बाद आखिरकार मैं पकड़ा गया। मुझे पीटा गया, पेड़ से बांध दिया गया और कई घंटे तक वहीं पड़ा रहा। और फिर आप आए, आपने मेरी जान बचाई। शक्ति सिंह ने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा, किधर गए वे सब? सुंदर ने कांपते हाथ से दिशा दिखाई, उधर पहाड़ियों की ओर। दोनों जवान घोड़ों को हवा से बातें कराते हुए 4 घंटे तक दौड़ते रहे। अंततः एक विशाल पेड़ के नीचे उन्हें डाकुओं का ठिकाना दिखाई दिया। अब किसी का चेहरा ढका नहीं था। जैसे ही शक्ति सिंह और सुंदर वहां पहुंचे, तलवारें खिंच गईं और भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ ही क्षणों में रणभूमि लहूलुहान हो उठी और एक एक कर सब गिर पड़े। शक्ति सिंह ने अंतिम वार रघुवर सिंह पर किया। तलवार उसकी छाती चीर गई और वो तड़पते हुए गिर पड़ा। शक्ति सिंह ने उसके शरीर को ठोकर मारते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। युद्ध के बाद उनकी नजर उस सुंदरी को खोजने लगी जिसके लिए यह सब हुआ था। थोड़ी ही दूर जमीन पर बंधी हुई वो छटपटा रही थी। शक्ति सिंह ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांस अटक गई और उसके होठों से अनायास निकला, रूप की रानी, तुम? वो सुंदरी भी स्तब्ध रह गई। यही तो वो वही था, वही रात का मनमोहक चोर जिसे देखते ही उसने अपना हृदय समर्पित कर दिया था। वो चाहती थी कि वो उसे पाए, मगर सोचती थी ये असंभव है। आज उसे इतने करीब पाकर उसका दबा हुआ दर्द फिर से जाग उठा। शक्ति सिंह ने उसके बंधन खोले। महल में पली बड़ी वो राजकुमारी मंजूषा भय, अपमान और आश्चर्य की मार से थर-थर कांपती हुई बेहोश हो गई। शक्ति सिंह ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, उसे होश में लाने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसकी आंखें खुली। उसने धीमे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? शक्ति सिंह ने उत्तर दिया, मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार शक्ति सिंह हूं। ये सुनकर मंजूषा चौंक पड़ी, जल्दी से उठकर बैठ गई। शक्ति सिंह ने उसे धैर्य बंधाया, डरिए मत, मैं आपको आपके पिता के पास पहुंचाऊंगा। मगर मंजूषा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप महल नहीं जा सकते। सब यही मानते हैं कि मेरा अपहरण आपने किया है। आप मुकुट के भी चोर हैं और मेरे भी। सब आपको अपराधी समझते हैं। लेकिन वो नहीं माना और सीधे महाराज के हाजिर हो गया। पहले तो महाराज मोरेश्वर को मुकुट चुराने वाले पर प्रचंड क्रोध आया, पर जब सच्चाई सामने आई और उन्होंने जाना कि वो कोई साधारण चोर नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का राजकुमार शक्ति सिंह है, तो उनका हृदय खिल उठा। जिन शंकाओं और चिंताओं से वो अपनी पुत्री मंजूषा के भविष्य को लेकर घिरे हुए थे, वो सब क्षण भर में धुंध की तरह मिट गईं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शक्ति सिंह से तय कर दिया और विधिवत निमंत्रण भेजा। शीघ्र ही प्रतापगढ़ के महाराज विशाल केसरी अपने पुत्र संग मौर्यपुर पहुंचे। नगर को दीपमालाओं, ध्वजों और पुष्पों से सजाया गया था। चारों ओर उल्लास और उमंग की गूंज थी। शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी मंजूषा और राजकुमार शक्ति सिंह का पाणी ग्रहण हुआ।
इसी अवसर पर मंत्री ने भी अपनी कन्या का विवाह शूरवीर सुंदर सिंह से संपन्न कर और महाराज ने उसे जागीरों का दान देकर मान बढ़ाया। जब सभी राजपुरुष उत्सव के बीच महल में बैठे थे, तभी मंत्री ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उस चोर को भी बुलवा दूं। इस पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े और महाराज मोरेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं, उसने तो मुझे अपने ही हाथों से बांध लिया है। इधर राजकुमारी के सुहाग कक्ष में फूलों की झालरें झूल रही थीं, हर कोना स्वप्न जैसा सजाया गया था। मंजुषा अधीरता से अपने वर की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक खिड़की से काला साया कूदा। नकाब पोश का चेहरा देखकर वो भयभीत हो चीख पड़ी, पर उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया और धीमे स्वर में फुसफुसाहट आई, डरो मत, मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं। मंजुषा का हृदय कांप उठा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं केवल राजकुमार शक्ति सिंह की हूं, उन्हीं के बिना मैं जी नहीं सकती। तभी नकाबपोश ने हंसते हुए अपना लवादा फेंक दिया और सामने वही शक्ति सिंह खड़े थे। रूप की रानी, क्या तुम भूल गईं? ये संबोधन मैंने ही तुम्हें प्रथम बार दिया था। मंजुषा की आंखों में विस्मय और फिर आंसुओं के बीच मुस्कान खिल उठी। और मैंने भी तो उसी क्षण तुम्हें एक नाम दिया था, चोरों का राजा। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में प्रेम की गहराई गूंज उठी। एक स्वर में उन्होंने कहा, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, रूप की रानी और चोरों का राजा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपना प्यार जरूर जताइए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये सफर कैसा लगा। और हाँ, लाइक के साथ ही हाइप बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपने और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।